हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Welcome back students to your very own channel Apni Commerce Classes. Today we'll be talking about the last segment of Unit 5 Balance of Payment, which is Foreign Exchange Rate. So here I am with Foreign Exchange Rate. Now what is Foreign Exchange? Foreign Exchange किसे कहते हैं? Foreign currency को, कोई भी विदेशी मुद्रा या बाहर के कंट्री की करेंसी को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज. सो फॉरेन एक्सचेंज सिंपली मीन्स फॉरेन करेंसी. देन व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं. अगर एग्जाम में फॉरेन एक्सचेंज पूछा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज लिख कर आना है, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट पूछा जाए तो वही लिख कर आना है. सो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर फॉरेन करेंसी. जिस रेट पर हम अपनी करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी में बदलते हैं उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं. तो जो रेशियो है फॉरेन करेंसी का डोमेस्टिक करेंसी के साथ, उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डॉलर लिया, यूएस डॉलर. मान लीजिए $1 इज इक्वल टू ₹80. सो $1 टू ₹80, या कन्वर्स 1 रुपी, अगर रुपी के टर्म में बोल रहे हैं तो 1 रुपी इज टू 1/80 सो दिस विल बी द फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिस रेट पर हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को विदेशी करेंसी में बदलते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज जो करते हैं, उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं. देखो, अगर हम इंडिया में रहकर ही इंडिया में खरीदते बेचते हैं तो हमें कोई भी मतलब नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है. लेकिन जैसे ही विदेश की बात करते हैं, जैसे ही फॉरेन कंट्री प्ले में आता है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर करने लगते हैं, वैसे ही हमें फॉरेन एक्सचेंज का काम आता है. सो फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे पास बेसिकली दो तरीके के सिस्टम्स हैं एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन करने के. सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड समथिंग नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. इसके अलावा एक थर्ड और होता है मैनेज फ्लोटिंग रेट. वो भी अभी हम समझेंगे. पहले एक एक करके इनकी डेफिनेशन और इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझते हैं. So over here I am taking up the definition of fixed exchange rate system and flexible exchange rate system. Fixed exchange rate system is when the exchange rate is set or maintained by the government at a particular level. जब किसी particular level पे government ने fix कर दिया एक rate को, उसको हम बोलेंगे fixed exchange rate. और flexible exchange rate का दूसरा नाम है floating exchange rate. This is when exchange rate is determined by the market forces of demand and supply. Demand और supply की determination से अगर exchange rate determine हो रहा है, then that is known as flexible exchange rate system. और fixed exchange rate system जो government ने जो fix कर दिया उसी rate पर exchange rate होगा. Fixed exchange rate system आपका follow होता था till 1972. 1972 के बाद all over the world what we are using is flexible exchange rate system. Now let us look at the merits and demerits of these systems. फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर फिक्स वैल्यूज जो हैं एक्सचेंज रेट की वो गवर्नमेंट फिक्स करती है. ना इसके कुछ मेरिट्स हैं. क्योंकि हमें पता है कि ये जो रेट है ये चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए मार्केट जो है वो स्टेबल रहता है. तो स्टेबिलिटी इन मार्केट रहती है. कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, कोई डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन नहीं होता है, करेंसी की वैल्यूज़ का डेप्रिसिएशन नहीं होता है. उस कारण से वो वैल्यूज़ फिक्स हैं. तो अगर मैंने आज कोई डील करी है बाहर, तो मुझे मालूम है कि ये एक्सचेंज रेट इतना ही रहने वाला है, तो उसमें हमारे पास कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है. Hence the market remains stable in case of fixed exchange rate system. Then we have better coordination of macroeconomic policies. क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की पॉलिसीज़ हैं और उनको जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो दे हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड. और अगर इस रेट में ऊपर नीचे होता है तो ये हमारे पास ट्रेड में फ़र्क आता है. तो अगर यहाँ पर रेट्स आपके फिक्स हैं और कोई रेट्स जो हैं वो आपके बदल नहीं रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर हमें बेटर कोऑर्डिनेशन मिल पाता है. एंड मार्केट स्टेबिलिटी लीड्स टू एक्सपेंशन इन ट्रेड ऑफ कोर्स. जब हमें पता है कि कोई रिस्क नहीं है, हम बिल्कुल आराम से अपना जो ट्रेड कर रहे हैं वो उसी लेवल पर करते रह सकते हैं, तो हमारा मार्केट जो है वो एक्सपैंड करता है, या मार्केट स्टेबिलिटी जो है वो एक्सपेंशन इन ट्रेड को लेती है.
लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। आपको पता है अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से वैल्यूज डिटर्मिन होती हैं। तो कंट्रीज को अपनी वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए गोल्ड के रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स, जो आपको फॉरेक्स एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं वो आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, नहीं तो आपके पास ऑल्दो मार्केट रेट फिक्स कर सकते हो, आप रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। So reserves of forex are required. Then it does not keep pace with the changing economic conditions. जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनमें अलग अलग लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन होने की वजह से प्राइस लेवल्स जो हैं इंटरनली कंट्री के चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा इंटरनेशनली, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर इसीलिए चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ ये टैप नहीं रख पाता है। एंड डिफिकल्टी इन डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अगर कंट्री को अपनी वैल्यू को, अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू करना है या उसको बढ़ाना है, रीवैल्यू करना है, देन इन दैट केस आईएमएफ जो है वो परमिशन नहीं देता था। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंडर गाइडलाइंस के अंदर ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम काम कर रहा था सिंस 1942 टू 1972। सो यहाँ पर डिफिकल्टी है डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन की करेंसी से, तो ये एक प्रॉब्लम आती थी कंट्रीज़ को अगर उनको अपने ट्रेड के अंदर चेंजेस को रिफ्लेक्ट करना हो। अभी हम समझेंगे कि डिवैल्यूएशन से आपका कैसे ट्रेड बढ़ सकता है या डोमेस्टिकली कंट्री को कैसे फ़ायदा होता है उससे। सो अकॉर्डिंगली ये काम यहाँ पर नहीं हो पाता। सो दीज आर सर्टन डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाउ वी विल बी लुकिंग एट द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, नाउ द मेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम आर कि यहाँ पर आपको फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए। अपनी करेंसी जो है वो आपकी डिमांड और सप्लाई करेंसीज की जो होती है उसके बेसिस पे डिटर्मिन होते हैं रेट। तो यू डू नॉट नीड लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देन इट रिड्यूसेस बैरियर्स ऑन ट्रेड्स एंड कैपिटल मूवमेंट, जो क्योंकि ये सारा फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर आपको कैपिटल मूवमेंट पर कोई बैरियर्स नहीं मिलते हैं। Similarly, efficient allocation of resources, again because of the free play of market forces of demand and supply, हम अपने resources को और ज़्यादा efficiently और better way में use कर सकते हैं। Demerits इसके क्या है कि जो weak currencies हैं वो marginalize हो जाती हैं। देखो जो countries export oriented होते हैं, जहाँ पर export ज़्यादा होता है, उनकी करेंसी जो है वो डिमांड में ज़्यादा रहेगी, हैंस उनकी करेंसी जो है स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है और उनके प्राइसेस अप होते हैं। और जो कंट्रीज इंपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उनकी करेंसीज की उतनी डिमांड नहीं होती, तो वो वीक करेंसीज हो जाती हैं आपकी। अब ऐसी करेंसीज जो हैं ये एकदम मार्जिनलाइज हो जाती हैं, ये और भी इनके रेट गिरने लगते हैं क्योंकि इंटरनेशनली इनकी डिमांड नहीं होती है। देन अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट, हमें नहीं पता कि आज जो हम डील कर रहे हैं, जिस रेट पर कर रहे हैं, वो रेट सस्टेन करेगा आगे की नहीं, तो हो सकता है कि हमारे पास लॉस हो जाए, तो रिस्क जो है वो बढ़ जाता है आपका इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। एंड फाइनली दैट इकोनॉमी बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू चेंजेस इन अदर कंट्रीज। कोई भी चेंज, क्योंकि दिस इज मोर अबाउट द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ग्लोबल इकोनॉमीज हो जाती हैं जब हम इसमें बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की। कहीं पर भी कोई भी करेंसी में फ़र्क आता है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो डाउन द लाइन सारे कंट्रीज़ के ऊपर आता है। तो इट इज़ मोर ऑफ अ ग्लोबल फिनोमेना नाउ। अगर इंडिया की करेंसी में इम्पैक्ट आया तो उसका डाउन द लाइन और जगह भी फ़र्क आएगा। सिमिलरली यूएस में मान लीजिए करेंसी उनकी वैल्यू कम हो जाती है तो हमारे लिए उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है, हमारे लिए इम्पोर्ट बिल्स जो है वो बहुत हाई हो जाएंगे। सो इन दिस इज इकोनॉमी बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू चेंजेस इन दी अदर कंट्रीज। सो दीज आर सर्टन डीमेरिट्स ऑफ flexible exchange rate system. Now we'll talk about the managed floating rate system. Now this is the third form of exchange rate system जिसको हम बोलते हैं managed floating rate system. ये भी 1973 से existence में है। ये actually mix है fixed और flexible exchange rate system का। देखो flexible exchange rate system में demand और supply determine करता है exchange rate। अब अगर ये rate of exchange जो है वो बहुत ऊपर नीचे होने लग जाए और रेंज एक सेट करता है सेंट्रल बैंक, उस रेंज के बियॉन्ड ऊपर या नीचे हो जाए तो प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी के अंदर, तो वो मैनेज कर ली जाती हैं।
इसीलिए इसको मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम डर्टी फ्लोटिंग भी है। सो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज अलाउड टू प्रिवेल विद इन अ गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज। अब इस रेंज ऑफ वैल्यूज, इस वैल्यू रेंज के बाहर अगर होने लगती है रेट, तो आरबीआई, हमारे केस में आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं तो सेंट्रल बैंक जो है वो सेल और परचेज करके मैनेज करती है रेट को। सो एक फॉर्मल डेफिनेशन इसकी क्या है, इट रेफर्स टू मैनेजिंग द फ्लोट रेट। फ्लोट रेट मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है आपका। सो फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज बाय द सेंट्रल बैंक बाय वे ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। अगर हमें लगता है कि हमारी रेट जो है वो बहुत बढ़ रही है, तो मतलब दूसरे फॉरेन करेंसी के, मान लीजिए डॉलर जो है वो 50 रुपीज़ का था और अब वो 60 रुपीज़ का हो रहा है, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए डॉलर के प्राइसेस अप हो रहे हैं। इन दैट केस आरबीआई जो है वो, क्योंकि इट्स अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये क्या करेगा, सेल कर देगा मार्केट के अंदर, सप्लाई बढ़ा देगा। सिमिलरली अगर वैल्यू डाउन हो रही है तो ये परचेज कर लेगा, जिससे कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाए। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई को चेंज करता है आरबीआई, जिससे कि एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो विद इन गिवन रेंज के अंदर ही रहे। सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज मैनेज फ्लोटिंग। देखो, होना तो ये चाहिए कि भाई सब कुछ गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिए मार्केट फोर्सेस के ऊपर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्स पे बहुत फ़र्क पड़ने लग जाता है करेंसी की वजह से। सो अकॉर्डिंगली, डिफरेंस इन करेंसी रेट की वजह से, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको मैनेज करती हैं सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट नेशन, सभी लोग ये काम करते हैं। तो हमारे यहाँ आरबीआई भी ये काम करती है, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है मैनेज फ्लोटिंग के अंदर किस चीज़ कौन से रेट्स होते हैं, तो वो आप फ्लेक्सिबली लिखेंगे। वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिटर्मिनेंट होते हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई को मैनेज किया जा रहा है बाय वे ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग और परचेजिंग द फॉरेन करेंसी। सो दिस इज बेसिकली थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ओनली दैट दिस इज बीइंग डन। ओके, नाउ एक क्लास में बस हम थोड़े से 4 टर्म्स को समझेंगे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, एंड दैट विल बी the end of the lecture for today. Students, now we will understand the concept of appreciation and depreciation of currency. हम यहाँ पर होम करेंसी को लेकर के बात को समझेंगे। सो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, लेट अस सी एट सिचुएशन 1। $1 मान लीजिए पहले ₹70 का था, अब $1.75 का हो गया, तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज रेट जो है वो राइज कर गया, या हमारा जो रुपी है उसका वैल्यू कम हो गया, भाई उसकी प्रेस्टीज कम हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि जहाँ पहले हम 70 रुपीज़ में $1 खरीद ले रहे थे, अब हम 75 रुपीज़ देकर खरीद रहे हैं, तो रुपए की कीमत तो कम हो गई। सो दिस इज वैल्यू और फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अगर ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर में हो रहा है, देन द टर्म यूज इज डेप्रिसिएशन। लेकिन गवर्नमेंट अगर खुद ही अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर रही है, देन द टर्म इज डीवैल्यूएशन। सो दिस इज थ्रू गवर्नमेंट एंड दिस इज थ्रू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ना इसका इम्प्लीकेशन क्या आता है कि इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है सस्ते हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सामान भेज रहे थे, तो पहले हम उसको 7 यूनिट्स भेज रहे थे $1 में, अब हम उसको 7.5 यूनिट्स भेजेंगे $1 में, तो बाहर जो है हमारा सामान सस्ता हो गया, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। कंट्रीज अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए या फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के वजह से करेंसीज को डीवैल्यू करती हैं। सो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर विच इज फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। नाउ सिचुएशन 2 क्या है हमारी, मान लीजिए $1.75 का था, अब $1.70 का हो गया। सो दिस इज फॉल इन एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज गिर गया, या रुपए जो है पहले से मजबूत हो गया है। सो राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसके लिए टर्म यूज होता है एप्रिसिएशन या रीवैल्यूएशन। अगेन द सेम डिफरेंस, अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है तो एप्रिसिएशन, और अगर गवर्नमेंट कर रही है तो रीवैल्यूएशन। इसकी वजह से क्या होता है, इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं आपके, क्योंकि इंपोर्ट्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, सस्ता पड़ता है इंपोर्ट करना बाहर से। पहले मान लीजिए आप $1 का सामान मंगा रहे थे, तो आप कितना रुपए दे रहे थे, 75 रुपीज़, लेकिन अब आपको एक्चुअली कितना देना पड़ेगा, 70 रुपीज़, तो आपके लिए सस्ता हो गया ये। तो अकॉर्डिंगली इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी और रीवैल्यूएशन। अब यहाँ पर बात समझने की ये है कि क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किस करेंसी के डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन की बात हो रही है, या डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन की बात हो रही है।
अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रुपए हमारा डेप्रिसिएट हुआ है तो ऑफ कोर्स डॉलर हमारा एप्रिसिएट हुआ है। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रुपए हमारा एप्रिसिएट हुआ है तो इसका मतलब डॉलर हमारा डेप्रिसिएट हुआ है। तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि किस की बात हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी के लिए पूछ रहे हैं कि फॉरेन करेंसी के लिए पूछ रहे हैं। दिस इज इन क्रक्स की एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का क्या होता है, मतलब कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया जाता है। दिस इज पार्ट ऑफ द डिलीटेड सिलेबस, so this is the part of the deleted syllabus and we are not taking it up here in this session of 2020-21. This is all that I have to tell you from the unit balance of payment. I have completed this unit for you and will be starting with the next unit, income and employment, from my next lecture onwards. Till then, keep liking and sharing and subscribing this channel. For seeing my previous videos, description box में जाकर आप click कीजिए and press the bell icon. Thank you.